जब हम भी गए, हमने गांव में देहातों में जानने की कोशिश करी किसानों से कि आपको भी यही लगता है जो वहाँ कहा जा रहा है कि काला कानून है, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार करने से ही मना कर दिया। और उन्होंने तो किसान मानने से भी मना कर दिया जो आज सड़कों पर खड़े हैं। उनका कहना है वो किसान नहीं हो सकते जो इतने महीने ज़मीन छोड़ दे, वो किसान कैसे हो सकता है जो अपनी माटी को छोड़ दे। उनका कहना है कि सिर्फ ये राजनीति चल रही है और हम किसानी, असली किसानी हम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो दो चेहरा इस देश में दिख रहा है, एक जो किसान अपने खेतों में इस समय और एक किसान जो इस समय रोड को जाम करे हुए दिखा रहा है और वो कह रहा है कि काला कानून, और एक किसान कहता है कि मुझे फ़ायदा होगा, अब मुझे आज़ादी मिलेगी मंडी से और मैं और भी जगह अपने जो उगा रहा हूँ उसे बेच पाऊँगा। हाँ, ठीक है। देखिए, जिस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, बंगाल, असम से लेके हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इलाका केवल बाढ़ नीची ज़मीन है। उस आज़ादी के बाद ही प्रथम चरण में भाखड़ा डैम बना। भाखड़ा नंगल के कारण पंजाब के, हरियाणा के किसानों को सस्ती सिंचाई के लिए पानी मिल गया। और भाखड़ा नंगल से बिजली इतनी निकली कि उनको बिजली भी भरपूर मिल गई। तो इनके घर घर में बिजली आ गई। कब? जब हमारे यहाँ बिजली का दर्शन नहीं था। हम मट्टी के तेल में ढिबरी जलाते थे। उस समय इनके यहाँ भाखड़ा नंगल के नहरों से सिंचाई हो गई। गंगा नहर के से जो गंगा से जो सिंचाई नहरें चली, उसके कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी सिंचाई की व्यवस्था हुई। दूसरी बात, पंजाब से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पंजाब से लेके हरियाणा तक चले जाइए तो ये है समतल भूमि। इसमें कुछ बालू बाली है हरियाणा में, दक्षिणी हरियाणा में, लेकिन बाकी जो उत्तरी हरियाणा है वहीं जाइए, उत्तरी हरियाणा का जितना विकास हुआ उतना दक्षिणी हरियाणा का नहीं हुआ। उत्तरी हरियाणा में पानी खेत खेत तक चला गया। दक्षिणी हरियाणा में आज भी वो भाखड़ा का पानी आज भी नहीं पूरे टेल तक, जिसको कहते, पहुंच पाया। पंजाब के हरियाणा के बीच में वो SYL वाला डिस्प्यूट आज़ादी के समय से चल रहा है। अगर सभी किसान भाई भाई हैं, एक किसान दूसरे किसान से ममता है, मोह है, तो पंजाब के किसान अपनी सरकार को क्यों नहीं दबाव देते हैं कि हरियाणा के उन किसानों के लिए पानी दे दो, पानी दे दो। क्योंकि वो भाखड़ा नंगल जो डैम है उसमें तो देश भर का पैसा लगा है, कोई किसी एक प्रदेश का तो नहीं लगा है ना। तो उस पर पूरे देश का बराबर अधिकार है। जितना पंजाब के किसान का हक है उतना ही मेरा हक है। मैं बिहार का हूँ, मेरा भी हक है। तो एक बात ये समझ लीजिए, तो इनका विकास हुआ ज़्यादा, इनके पानी सस्ते मिल गई, बिजली मिल गई, उद्योग लग गए, व्यापार लग गए, कारखाने लग गए, सड़कें बन गई। तो ये हो गए भारत में, हम जो लोग थे, हम थे भारत। और ये दिल्ली से लेके ये जो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जैसे कुछ दिल्ली लगा के और जो क्षेत्र थे, वो हो गया इंडिया। इंडिया। हमारे यहाँ जो किसान हैं वह 3 तरह के किसान हैं। एक किसान है जो अपनी खेती करते हैं, उसी से जो पैदा होता है उसी से बाल बच्चे का परवरिश करते हैं, वहीं घर पर रहते हैं। दूसरे किसान है छोटे किसान, जो खेती के समय में खेती करते हैं और बाकी समय में मजदूरी भी करते हैं। चाहे जहाँ वहाँ मजदूरी करे, या हरियाणा पंजाब में आ जाए, फिर यहाँ फसल उसल का 2-3 महीना काम करके फिर घर भाग जाए। और तीसरे किसान हैं जो कम जमीन है जिनके पास में, उनका 75% वो मजदूरी करते हैं, 25% खेती करते हैं। वो भी किसान है, लघु सीमांत किसान। एक है लघु किसान, और एक किसान है जो आज़ाद भारत में जो किसान बना। एक किसान है जो है व्यवसायी किसान,
संपन्न समृद्ध किसान व्यवसायी। तो ये पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये सब जो किसान हैं जिनमें पानी सस्ता, तो इन्होंने खूब भरपूर खाद दिया, खूब गन्ना पैदा किया, धान पैदा किया, गेहूं पैदा किया। हम 10 एकड़ में जितना पैदा करते उतना 1 एकड़ में इनको पैदा होने लगा। और फिर इनके साथ साथ ये शिक्षा का प्रसार हुआ। शिक्षा होने के कारण विदेश जाने लगे। तो इनके पास में घर घर में फौज के नौकरी, पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरी, पुलिस में नौकरी, राज्य सरकारों में नौकरी, और ऊपर से जो विदेश गए इनके बच्चे, तो विदेश से जो कमा के लाए, व्यवसाय करके लाए वो पैसा। तो बताइए कहाँ स्वर्गलोक में रहने वाला किसान और कहाँ धरती पर रहने वाला किसान। अब स्वर्ग वाला किसान ही धरती वाले किसान का तकदीर का फैसला करने के लिए सड़क पर बैठ गए हैं। ये हमारे पीड़ा को क्या जानते हैं, हमारे दर्द को क्या जानते हैं। हम भी समाजवादी आंदोलन में रहे। मेरी जिंदगी का 1/4 चला गया कांग्रेस राज में, जेल में, आंदोलन में। अगर इनके जैसे सड़क रहती तो आज मैं 82-83 साल का होते हुए भी मैं 70 साल का, 60 साल का लगता। इसलिए कि हमारी तो सड़कें ऐसी थी कि दिन भर चलते थे तो रात में सोते थे, लगता था कि संपूर्ण हड्डी टूट गई है। और हमारे वहाँ गरीब के नेता कर्पूरी ठाकुर निकले, धनिकलाल मंडल निकले, रामानंद तिवारी निकले, कपिल देव सिंह निकले, ये सब गरीब नेता निकले जो पैदल चलते थे, साइकिल पर चलते थे, मोटरसाइकिल पर चलते थे। वो भी कोई साथी साइकिल पर पीछे बैठा के कर्पूरी ठाकुर को घुमाता था, मैं मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा के कर्पूरी ठाकुर को घुमाता था। तो ये अपनी ये हमारे भाग्य का फैसला करने के लिए क्यों बैठे हैं। ये अपने को मेरे भाग्य का विधाता क्यों मान रहे हैं। इनको सुविधा है, पास में दिल्ली है, चौड़ी चौड़ी नेशनल हाईवे है। ये बड़े बड़े लाखों के कार पर बैठ करके दिल्ली आ गए हैं धरना देने, क्योंकि इनके पास हैं किसान। लेकिन इनके साथ साथ मैंने कहा ना, किसान खेती या किसानी से जितनी आमदनी है उससे 10 गुना 20 गुना और आमदनी है। व्यवसाय भी है, ट्रांसपोर्ट का भी है, मंडियों में आढ़तिया का काम है, इंडस्ट्री है, सब है। फिर किसान भी हैं, जमीन है, इनके नाम से जमाबंदी है, रिकॉर्ड में किसान है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, किसान है, सम्मान है। अब भारत के संपूर्ण भारतवर्ष का पूर्वोत्तर से लेके पहाड़ वाले जो हैं बसे हुए, सो अब बिहार के अंदर जो ऊंची नीची ज़मीन है, वाटर लॉगिंग एरिया है, बाढ़ प्रभावित एरिया है, सुखाड़ वाला एरिया है, भारत के अन्य प्रदेशों में रहने वाले जो ऐसे किसान हैं, वो किसान भी हरियाणा और पंजाब के किसान के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान के जैसे सुखी और संपन्न बने। बस यही तो नरेंद्र मोदी का कानून है। और मुझको लगता है कि देश के अंदर कुछ निहित स्वार्थी वर्ग है, वो चाहते हैं कि जब सारे देश का किसान, सभी आदमी इतना ही शिक्षित हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा, संपन्न होगा, समृद्ध होगा, इतना ही पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, तो फिर जो राजनीति करने वाले मूर्ख लोग हैं, नेता बने हुए हैं, इन मूर्खों को कौन पूजेगा? इन मूर्खों को कौन पूजेगा? तो क्या यही मतलब यही सारी यही सब जो चल रहा है ये भय है लेकर? नहीं नहीं नहीं, भय भी मत कहिए। भेड़िया आया, भय बनाया गया जाता है। भय
हम लोग उस समय कहते थे, कब डॉक्टर लोहिया हमारे गुरु पब्लिक मीटिंग से हमारे सब नेता कहते थे, मुरली में जॉर्ज फर्नांडिस, एस.एम. जोशी सब कहते थे, हम भी कहते थे, कर्पूरी ठाकुर कहते थे कि कांग्रेस राज के 4 हथियार भय, भोग, भ्रांति, भगदड़। भय, भय दिखाओ, भय दिखाओ, भय, कुछ लोगों को भोग में फंसाओ, सारी सुविधा देके भोग में फंसाओ, जो सरकार का दलाल बन जाए, और फिर लोगों में भ्रांति फैलाओ, हिंदुत्व आ रहा है, हिंदूवादी आ रहा है, बाकी तुम्हारा क्या होगा, ये भय। और भय, उसके बाद भगदड़, डर से लोग भागे। कोई आदमी सड़क पर दिल्ली चलते चलते हल्ला कर दे, भूकंप आया, भूकंप आया, तो कोई नहीं देखेगा घर हिला कि नहीं हिला, सब तोड़ के बाहर भागेगा डर से। तो इस कानून के खिलाफ भय, भय, और जो राजनीतिक नेता है, ये टीवी चैनल वाले से मैं कई बार कहा हूँ, इनकी नज़र में वो जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल के जो बड़े नेता, वो जो आजकल वो क्या कहते हैं, ज़्यादातर नेता को देखता हूँ, कुछ नेता हैं जो ट्वीट करते हैं, ट्वीट, हाँ ट्वीट, और उसका अगर कहिए तो अंग्रेजी में मैं कहता हूँ ट्वीट नहीं करते हैं, वो विषय को, बात को ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट। कुछ लोगों को मजा है उसमें, मजा लेते हैं। दूसरी बात है कि कुछ राजनीतिक लोग हैं परिवारवादी। देखिए, आज राजनीति की धारा जो बन गई है, लोकतंत्र बना, सबको बराबर अधिकार, आज़ादी के बाद ठीक चला, थोड़े दिन के बाद पंडित नेहरू ने जो इंदिरा गांधी को पदस्थापित करने का, स्थापित करने के लिए जो कार्रवाई की, कांग्रेस के अंदर से धारा निकली, तो जो विरोध करने वाले थे वो समाजवादी धारा वाले भी, बिहार के अंदर लालू जी हो, मुलायम सिंह हो, चाहे दूसरे धारा से आए मायावती हो, चाहे देवी लाल जी के परिवार के हों, चाहे आंध्र में चंद्रबाबू नायडू का परिवार हो, चाहे वो तेलंगाना में वो चंद्रशेखर राव का परिवार हो, चाहे बिहार में और दल देखिए, चाहे अकाली दल देखिए, तो ऐसे जो नेता निकले देश के अंदर, जिनको कहिए जातवादी, संप्रदायवादी, परिवारवादी और निहित स्वार्थवादी, कि राजनीति का उपयोग उन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने चारों तरफ एक ऐसे लोगों का गिरोह तैयार किया, स्वार्थी लोगों का गिरोह, जो उनके हाँ में हाँ बोले। अब नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, इस सब के खिलाफ बोलते हैं पब्लिकली, और इस सब को हिंदुस्तान से मिटा करके असली लोकतंत्र लाना चाहते हैं। तो असली लोकतंत्र आएगा कब? जब सब सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही होगा। जैसे उन्होंने 6,000 रुपया दिया। अच्छा ये बताइए, 6,000 रुपया जो किसानों को दिया ना मोदी जी ने साल में, 90-95 हज़ार करोड़ सबके खाता में गया ना। तो ये बताइए, पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी किसान ने मना किया कि हम ये 6,000 रुपया नहीं लेंगे? जी सर, किसी ने नहीं किया, क्योंकि उनके लिए 6,000 कोई बात नहीं है। वो तो 6,000 उनके लिए हुक्का पानी का खर्चा है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार से और हिंदुस्तान के जो 90% किसान है, मैं 90% किसान में जो 90% है, उनके लिए 6,000 रुपया आज भी
महत्व रखता है, कीमत है, मेरे लिए कीमत है, हमारे लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए कीमत है। उनके लिए समझिए वो औषधि है, प्राण रक्षक। लेकिन जिन किसानों को ये 6,000 रुपये की आवश्यकता वाले नहीं है, जो इतने बैठे हुए हैं सुविधा के साथ, जिसको कहते हैं कि संपूर्ण सुविधा के साथ आंदोलन कर रहे हैं, धरना, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, संपूर्ण सुविधा, तो जो उनको आंदोलन स्थल पर जितनी सुविधाएं प्राप्त है, ये चल के देखे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर हिंदुस्तान के 90% किसान हैं, उसके किसी के घर में इसमें से इसका 20% भी सुविधा हो, किसी के घर में। हमारा परिवार है, संपन्न परिवार है पिताजी के समय से, लेकिन मेरे घर में मेरा बेटा MP है, 3 बार MLA रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA किए हुआ, उसके घर में एक टीवी, वो शहर वाले मकान में है, और गांव वाले मकान में मेरा एक बेटा है, पोता 2 दिल्ली से पढ़ के गया है, एक इंजीनियर है, वहाँ खेती और कारोबार देखता है, उसके 2 पोता, उसके माँ बाप, उसके घर में एक टीवी। आज तक जब मैं रहा तो मैं कभी टीवी नहीं गांव में लगाया, क्योंकि बिजली नहीं थी। अब इनके यहाँ तो आज़ादी के समय से 24 घंटा बिजली, AC, फ्रिज, मसाज, सब कुछ। इनके यहाँ जब बिजली थी तो बिजली के कारण सब कुछ, आमदनी, पैसा। हमारे बिहार में कहावत है, दरबे के सरबे चाहबे से करबे, बिना दरब का दरबार है। इनकी आमदनी अथाह थी, पास में दिल्ली से, राजनीति के कारण। हमारे पास में कौन आमदनी थी खेती के अलावा? तन पर पूरा कपड़ा नहीं, आधी धोती पहन के आधी धोती से तन को ढकते थे। था बहुत ये गंभीर विषय है, इसको कोई समझना चाहे तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे कोई लिखने वाले हो और इसको समझने वाले हो, ऐसे कोई देश के अंदर जिनके अंदर ये लालसा हो कि मेरे जैसे एक गांव के गरीब किसान की जीवन यात्रा की कहानी, खेत के मेड़ से लेके, हल का मुठ से लेके लोग लाल किला के शिखर तक जाने की जिनकी यात्रा हो, सीढ़ी दर सीढ़ी, ऐसे लोगों से कुछ सुनिए और सुनने के बाद उसको वो लिखे बढ़िया से। ऐसे लोग बहुत होंगे, अब तो कम ही हैं। मेरे ही साथी बिहार में 3-4 लोग हैं। एक हरियाणा के गवर्नर थे धनिकलाल मंडल जी, जो विधानसभा में अध्यक्ष बने, गृहराज मंत्री बने, हरियाणा के गवर्नर बने, अब पंचकुला में रह रहे हैं। वो सुनते भी कम हैं, मुझसे भी 5-7 साल बड़े हैं, 90-95 के पार हो गए होंगे। अब वो सुनते ही नहीं है, नहीं तो वो बताते पुरानी बात। और बिहार में 2-1 हैं, एक रामजीवन सिंह है, एक गजेंद्र हिमांशु है, एक भागवत मेहता है। अब 2-4-5 लोग हैं, वो बताएंगे।